नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर और आप देख रहे हैं डिस्कवर न्यू। तो ये हमारी जो एजुकेशन कमीशन की हम पिछले कुछ टाइम से वीडियोस बना रहे हैं, उसमें ये सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट उसका होने वाला है। इससे पहले के पार्ट में यानी कि फर्स्ट पार्ट में हम प्री इंडिपेंडेंस जितनी भी एजुकेशन कमीशन हमारे पास प्री इंडिपेंडेंट वाली है, प्री इंडिपेंडेंस जितनी भी एजुकेशन कमीशन है उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस जितनी एजुकेशन कमीशंस या इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एजुकेशन कमीशन से रिलेटेड 2-3 वीडियो में हम ये थियोरेटिकल पोर्शन को डील करेंगे, जिसमें हम सारे एजुकेशन कमीशन को डिटेल से पढ़ेंगे और उसके बाद जितनी भी 3-4 वीडियोस होंगी उसमें सिर्फ और सिर्फ हम एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, यदि आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करना है तो उसके लिए ये वीडियोस देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट सा हो जाएगा, क्योंकि यदि आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज रहेगी तभी आप एमसीक्यूज को आगे जाके सॉल्व कर पाओगे। तो इसके अलावा हमने अपने यूट्यूब चैनल पे प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपर है उनको भी अच्छे से एनालाइज किया है। 2015 से लेकर 22 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये बीएड के एंट्रांस हुए हैं उनको अच्छे से डिटेल में सॉल्व किया है। तो यदि आपने वो भी अभी तक हमारे चैनल पे नहीं देखे, उन्हें आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके उन्हें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ यदि आपको ये जो वीडियो है, ये पीडीएफ आपको सामने दिख रही है, यदि ये पीडीएफ आपको चाहिए तो उसका भी लिंक हमने क्या दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक हमने दिया है टेलीग्राम चैनल का, तो आप वहाँ पे जा करके इसको भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की जो हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली एजुकेशन कमीशन है। ओके, तो सबसे पहले इसमें बात हम करेंगे, फर्स्ट जो एजुकेशन कमीशन है वो है इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, या इसको हम बोलते हैं राधाकृष्णन कमीशन। ठीक है, ये कब इस्टेब्लिश की हुई थी? ये 1948 में इस्टेब्लिश हुई थी। इस जो ये कमेटी थी या कमीशन थी, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन कौन थे? इसके प्रेसिडेंट थे इस कमीशन के। ठीक है, तो इस कमीशन ने ये पहली ये फर्स्ट थी इंडिपेंडेंस की बात। तो क्वेश्चन देखिए कैसे आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट एजुकेशन कमीशन कौन थी आफ्टर इंडिपेंडेंस? फर्स्ट एजुकेशन कमीशन कौन सी थी? राधाकृष्णन कमीशन या फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, कब स्टैब्लिश हुई? 1948 में। ओके, तो कुछ एक रिकमेंडेशन इस कमीशन ने भी कुछ एक रिकमेंडेशन दी थी। उन रिकमेंडेशन में क्या था? फर्स्ट रिकमेंडेशन क्या थी? ए पार्ट जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इंट्रोडक्शन ऑफ ए 3 ईयर डिग्री कोर्स फॉर द फर्स्ट यूनिवर्सिटी डिग्री। ठीक है, तो इसने क्या कहा था? 3 ईयर डिग्री कोर्स की रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें क्या कहा? ग्रेटर यूज ऑफ ट्यूटोरियल सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू एम्स, emphasis on developing knowledge and critical thinking rather than mechanical passing of एग्जामिनेशन। इसने क्या बोला कि हमें ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, कहाँ एम्फेसाइज करना में ज़्यादा, हमें नॉलेज को डेवलप करने में और क्रिटिकल थिंकिंग में हमें ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, रादर देन कि सिर्फ एग्जामिनेशन पास करने की। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, और ऑप्शन जो थर्ड रिकमेंडेशन इसने क्या कहा था? इसने कहा था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूरल यूनिवर्सिटीज। ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मॉरल एजुकेशन। रूरल जो यूनिवर्सिटी है उसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी किसने कहा था? हमें राधाकृष्णन कमीशन ने उसकी रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, और साथ ही साथ जो कि मॉरल एजुकेशन भी हमारी बहुत ज़रूरी है, मॉरल एजुकेशन को भी उन्होंने ज़रूरी बताया था। ठीक है, स्टूडेंट एट द सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल शुड नो एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस। तो देखिए इन्होंने क्या कहा? 3 लैंग्वेज फार्मूला, जो आप आगे भी आने वाले टाइम में भी पढ़ोगे, कुछ जो आगे हमारे कमीशन आएंगे, तो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला इन्होंने क्या कहा था? इसके बारे में इन्होंने भी बात की थी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि 3 लैंग्वेज, द स्टूडेंट एट द सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल शुड नो एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस, नेमली द रीजनल लैंग्वेज, द लिंक लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। तो 3 लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, एक तो लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है, एक हिंदी लैंग्वेज जिसको उसने लिंक लैंग्वेज कहा था, लिंक लैंग्वेज। ठीक है, और एक इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। तो जो हिंदी लैंग्वेज थी वो एक लिंक बनाने वाली थी, किसके बीच में? लोकल वाली लैंग्वेज और इंग्लिश के बीच में लिंक का काम हिंदी ने करना था। ठीक है, तो 3 लैंग्वेज वाली जो ये थ्योरी है, इसकी रिकमेंडेशन भी डॉक्टर राधाकृष्णन ने दी थी टू कोऑर्डिनेट यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन द कंट्री
द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज आल्सो रिकमेंडेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हम देखते हैं यूजीसी, इसकी रिकमेंडेशन भी किसने दी थी? ये राधाकृष्णन कमीशन ने ही दी थी। किसकी? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की भी रिकमेंडेशन किसने दी थी? राधाकृष्णन कमीशन ने। तो ये क्वेश्चन तो आप नोटिस भी करेंगे, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है कि यूजीसी को किसने रिकमेंड किया था, कौन सी एजुकेशन कमीशन ने यूजीसी को रिकमेंड किया था? तो किसने किया था? डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन ने, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, मैंने आपको बता दिया कि पहली बात तो इसने फोकस कहाँ पे किया, फोकस इसने कहाँ पे बोला कि हमें किस पे जोर देना चाहिए? क्रिटिकल थिंकिंग पे, ठीक है। और पे हमें ज्यादा जोर देना है, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग पे, ना कि हमें सिर्फ खाली जो एग्जामिनेशन पास करने वाली एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। और रूरल यूनिवर्सिटी हमें खोलनी है, मॉरल एजुकेशन देनी है, 3 लैंग्वेजेस जो स्टूडेंट को एटलीस्ट आनी चाहिए, और यूजीसी की रिकमेंडेशन। ये कुछ एक जो रिकमेंडेशन थी, ये किसकी थी? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, या फिर हम कह दें आपकी राधाकृष्णन कमीशन की। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की बात करते हैं, ठीक है। इसके मुदालिर कमीशन भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इज आल्सो नोन एज मुदालिर कमीशन, ठीक है। तो मुदालिर कमीशन इज रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड है? सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड है कौन? मुदालिर कमीशन। तो इसके कौन थे? 1952 में स्टैब्लिश हुई है। इसके चेयरमैन, इस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ठीक है। तो इसने भी कुछ एक रिकमेंडेशन दी, कुछ एक रिकमेंडेशंस क्या है इसकी, ठीक है। इसने क्या रिकमेंडेशंस दी? देखो, प्रॉपरली प्लान्ड एजुकेशन कवरिंग अबाउट 7 years should enable the school to give a thorough training in courses of study taken by the student and also help him or her to attain the reasonable degree of maturity in knowledge, understanding and judgment which would stand him, ठीक है। तो इसने कहा, इसने इस रिकमेंडेशन, इसकी एजुकेशन कमीशन की क्या रिकमेंडेशन थी? इन्होंने ये कहा कि ऐसी एजुकेशन हमें स्टूडेंट्स को देनी है, ठीक है, कि किस तरह की एजुकेशन देनी है हमें, ठीक है। तो कि उनमें एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी आए, उस एजुकेशन को लेने के बाद सेंस ऑफ मैच्योरिटी आए, अंडरस्टैंडिंग उनके डेवलप हो और एक नॉलेज उनको मिले, ठीक है, ताकि उससे क्या कर सके, वो एक इफेक्टिव जजमेंट तैयार कर सके, ठीक है, किसी भी मुद्दे पे अपनी राय बना सके, ठीक है। इस तरह की एजुकेशन हमें प्रोवाइड करवानी है, इस तरह की रिकमेंडेशन दी थी किसने? ये मुदालिर कमीशन ने ये इस तरह की रिकमेंडेशन दी थी। और भी इसकी बहुत सी रिकमेंडेशन इसने दी। तो सेकंड रिकमेंडेशन क्या बोलता है ये? एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट क्लास। पहले देखो क्या होता था, कॉलेज में जाने से पहले, जैसे आप 10th में हैं, हम आज क्या सिस्टम, किस तरह सिस्टम को फॉलो करते हैं, जैसे अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो उसमें हम कौन से सिस्टम को फॉलो करते हैं, ठीक है, किस टाइप के सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो इस सिस्टम से पहले जो ये अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सिस्टम आया है, इससे पहले हम फॉलो करते थे 10+2+3 वाला सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता था, जो ये +2 वाला है, जैसे +1 और +2, इसको हम इंटरमीडिएट क्लासेस कहते थे पहले, ठीक है, इंटरमीडिएट क्लासेस, ठीक है। इसमें क्या होता था कि जो ये +1 और +2 है, ये कई बार क्या होता था, कई बार तो ये कॉलेज में आपको करवाई जाती थी और कई बार ये स्कूल में भी आपको करवाई जाती थी, इनको इंटरमीडिएट क्लासेस कहते थे। कई स्टेट में प्रोविजंस था कि 10वीं के बाद आप सीधा डायरेक्ट कॉलेज जाएंगे और कॉलेज में ही आप, जिसको हम बोलते थे इंटरमीडिएट करोगे, उसके बाद आप कॉलेज में पढ़ोगे उसके बाद, ठीक है। तो ये क्या बोलता था, इसकी क्या रिकमेंडेशन थी कि एबोलिशन, हमें एबोलिशन का मतलब खत्म करना है, हमें किसको खत्म करना है? एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट क्लासेस को, द सेकेंडरी द सीनियर इंटरमीडिएट क्लास यानी कि +2 एंड शुड बी combined with degree classes and the junior intermediate classes with the high school। इसने क्या कहा था कि जो +2 है, +2 को मर्ज कर दो आप कॉलेज के साथ और +1 को मर्ज कर दो आप हाई स्कूल के साथ, यानी कि 10th तक जो हम कहते हैं, ठीक है। इस तरह से मर्ज करने की बात की थी और इंटरमीडिएट क्लासेस को खत्म करने की बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या रिकमेंडेशन दी? फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज मल्टीपर्पज स्कूल शुड बी स्टैब्लिश, ठीक है। मल्टीपर्पज स्कूल को स्टैब्लिश करने की रिकमेंडेशन दी, ठीक है। एज एग्रीकल्चर स्कूल, किस तरह के मल्टीपर्पज स्कूल? जैसे कि एग्रीकल्चर स्कूल्स होंगे, ठीक है, टेक्निकल स्कूल्स होंगे आपके, ठीक है, कॉमर्शियल स्कूल एटसेट्रा, इस तरह के हमें स्कूल इस्टेब्लिश करने हैं। ये भी रिकमेंडेशन किसकी थी? इन्हीं की रिकमेंडेशन थी मुदालिर की, टू एनेबल द स्टूडेंट टू एक्वायर एजुकेशन अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, एम्स एंड डाइवर्स एबिलिटीज। तो ये हमें पता ही है कि हर एक जो बच्चा होता है उसकी अपनी अपनी एबिलिटी होती है, ठीक है। तो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जहां उसका इंटरेस्ट है वहाँ उसी फील्ड को वो जाके पढ़े, इसके लिए क्या इस्टेब्लिश करने की बात की थी, रिकमेंडेशन दी थी, मल्टीपर्पज स्कूल की को इस्टेब्लिश करने की बात इन्होंने कही थी। तो अब फिर डी की ओर चलते हैं, और क्या रिकमेंडेशन दी उन्होंने? स्पेशल फैसिलिटीज
ओके, स्पेशल फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर एग्रीकल्चरल एजुकेशन, ठीक है। एग्रीकल्चरल एजुकेशन के लिए आपको क्या स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है इन रूरल स्कूल। देखिए रूरल जो हमारी रूरल इकोनॉमी है किस पे चलती है, ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे ही चलती है आज की डेट में भी, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था कि ऐसे कुछ एग्रीकल्चरल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने हैं हमें, जिससे कि जो रूरल स्कूल, ठीक है, एग्रीकल्चर एजुकेशन हमें देनी है, ओके, रूरल स्कूल्स में, ठीक है। हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एज अलाइड सब्जेक्ट्स ऑफ द एग्रीकल्चर शुड ऑल्सो बी टॉट। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर एजुकेशन के साथ आपको हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी की नॉलेज देना और एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन की भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ये भी इसकी रिकमेंडेशन थी। तो ये जो रिकमेंडेशंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिकमेंडेशन, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि देखेंगे आपसे इनमें से कुछ एक रिकमेंडेशन को आपसे पूछ सकते हैं और कह सकते हैं कि कौन सी कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं ये, ठीक है। तो और क्या रिकमेंड किया, द टेक्निकल स्कूल शुड बी सेटअप इन लार्ज नंबर, ठीक है। लार्ज नंबर में टेक्निकल स्कूल को एस्टेब्लिश करने की उन्होंने बात की, इधर सेपरेटली और पार्ट और एज ए पार्ट मल्टीपर्पज स्कूल, एंड दी स्कूल शुड बी लोकेटेड नियर इंडस्ट्रीज एंड शुड फंक्शन इन क्लोज टू कोऑपरेशन विद द इंडस्ट्रीज। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि टेक्निकल स्कूल खोलने हैं और कहाँ पे सेटअप करने हैं, उनको कहाँ पे सेटअप करना है, सेटअप होनी चाहिए वो इंडस्ट्रियल एरियाज के साथ में, क्योंकि टेक्निकल जो आपकी सर्विसेज की जरूरत कहाँ होती है, टेक्निकल सर्विसेज की इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा जरूरत होती है। तो इंडस्ट्रियल एरियाज के साथ साथ हमें क्या के आसपास हमें क्या खोलने हैं, टेक्निकल एजुकेशन खोलनी, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन खोलने हैं, ठीक है। इस तरह से भी उन्होंने रिकमेंड किया था। ओके, तो नेक्स्ट रिकमेंडेशन की यदि मैं बात करूं इसी में नेक्स्ट रिकमेंडेशन की, तो इन्होंने क्या कहा था कि इंडस्ट्रियल एजुकेशन सेस, ठीक है। अब देखो जो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो जो जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, तो इंडस्ट्रीज क्या करती है, प्रॉफिट से काफ़ी प्रॉफिट गेन करती है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके। तो इन्होंने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री एजुकेशन सेस, यानी कि एक तरह का टैक्स होता था ये इंडस्ट्रीज पे लगाएंगे, उस टैक्स का यूज़ हम कहाँ करेंगे, should be levied on the proceeds of this cess should utilize for development of technical education। जो ये सेस लगाएंगे यानी कि जो ये टैक्सेस लगाएंगे इंडस्ट्रियल एजुकेशन सेस जिन्होंने इनको बोला, तो उसका यूज करेंगे कहाँ पे, डेवलप करने के लिए, टेक्निकल एजुकेशन की डेवलपमेंट पे उसका खर्च करेंगे, ठीक है। तो ऐसा पूछ सकता है कि इंडस्ट्रियल एजुकेशन सेस की बात कौन सी कमीशन ने की थी, ठीक है। इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट रिकमेंडेशन की यदि मैं बात करूं, स्टेट गवर्नमेंट शुड मेक एफर्ट टू ओपन गर्ल्स स्कूल वेयर एवर देयर इज डिमांड फॉर देम, ठीक है। गर्ल्स स्कूल को ओपन करने की बात किसने की भाई, गर्ल्स स्कूल को ओपन करने की भी उन्होंने बात की कि स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गर्ल्स स्कूल खोलने चाहिए जहां जहां नेसेसरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट रिकमेंडेशन की यदि मैं बात करूं, 3 लैंग्वेज शुड बी टॉट इन द स्कूल्स, ठीक है। 3 लैंग्वेज शुड बी टॉट, देखिए 3 लैंग्वेज पढ़ाई जानी चाहिए कहाँ पे, taught in the schools में 3 लैंग्वेज पढ़ाई जानी चाहिए। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द सेकेंडरी स्टेज शुड बी इधर द मदर टंग एंड द रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि सेकेंडरी स्टेज पे क्या होनी चाहिए आपकी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, या तो मदर टंग होनी चाहिए या तो फिर वो रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे देखो इस स्टेटमेंट से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट सेकेंडरी स्टेज शुड बी, कि कौन सा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए सेकेंडरी स्टेज पे इसके मुदालिर कमीशन के अकॉर्डिंग, तो वो या फिर मदर टंग होनी चाहिए या फिर आपका रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ एक रिकमेंडेशंस थी मुदालिर कमीशन की, ठीक है। तो कब कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, मुदालिर कमीशन, और क्या कोई उसका दूसरा नाम तो नहीं है, क्या उस कमीशन को किसी और नाम से हम जानते हैं, कब वो इस्टेब्लिश हुआ, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है। इनके बारे में आपको हल्की फुल्की नॉलेज अच्छे से आपको होनी चाहिए, तभी आप जा करके क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे जो आपसे एंट्रांस में वो पूछेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करें यदि द एजुकेशन कमीशन, ठीक है, द एजुकेशन कमीशन या जिसको हम बोलते हैं कोठारी कमीशन की बात करें, तो कोठारी कमीशन की ना, ठीक है, तो कोठारी कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, 1964 में, ठीक है। और इसने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट किया वो 1966 में की। तो इस कमीशन के कौन थे प्रेसिडेंट, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, कब इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की, 29 जून ऑफ 1966। ये वाली डेट भी थोड़ी सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है। इट्स रिकमेंडेशन वर accommodated in India's first national policy of education in 1968। जितनी भी इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी गवर्नमेंट को, जितनी रिकमेंडेशन दी उनमें से बहुत सी जो रिकमेंडेशंस थी गवर्नमेंट ने मान दी, और उन रिकमेंडेशन को कहाँ इंक्लूड किया, जो आप नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन यानी कि NPE जो 1968 की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी जो हमारी कंट्री की, उसमें इनकी जो रिकमेंडेशन उन्होंने दी
उनको इंक्लूड किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी एजुकेशन कमीशन की रिकमेंडेशन को इंक्लूड किया गया न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1968 में। तो कौन सी कमीशन थी? वो कोठारी कमीशन थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोठारी कमीशन भी आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, इट्स सैलिएंट रिकमेंडेशन में क्या क्या रिकमेंडेशन, इनकी कुछ एक रिकमेंडेशन हैं जो यहाँ पे नीचे दी गई है। ठीक है, ये क्या बोलता है कि ये कहता है कि strenuous efforts should be made for the early fulfillment of the डायरेक्टिव प्रिंसिपल अंडर आर्टिकल 45। देखिए, जो आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो किसके अंडर आता है? डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। वो क्या है? डीपीएसपी क्या है हमारे? डीपीएसपी क्या करते हैं? गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है उन पे कुछ एक बाइंडिंग लगाती है, ये कि ये डीपीएसपी के अंडर जितने आर्टिकल आते हैं वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट के ऊपर जब वो पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें डीपीएसपी के अंडर आती हैं। ठीक है, तो इसी के अंडर एक आर्टिकल जैसा आर्टिकल 45 है। ठीक है, तो आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो आपकी एजुकेशन है, ठीक है, एट द एज ऑफ जो 12 साल तक की जो एजुकेशन है, ठीक है, वो क्या क्या कैसी होनी चाहिए? 12 साल तक की एजुकेशन को फ्री एंड कंपलसरी होनी चाहिए, सभी बच्चों को मिलनी चाहिए। 14 साल तक की एजुकेशन, स्टार्टिंग की जो 14 ईयर तक की एजुकेशन है, वो कैसी मिलनी चाहिए? फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए और सभी को मिलनी चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड जितने भी फैक्टर होते हैं, कास्ट, क्रीड, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या, तो इस एजुकेशन कमीशन ने क्या किया? जो आर्टिकल 45 ऑफ डीपीएसपी था, उसको इम्प्लीमेंटेशन जो उसकी थी, इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि उस आर्टिकल की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट रिकमेंडेशन थी कि जो आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने हैं। ओके, अब ऑप्शन बी की जो सेकंड रिकमेंडेशन की मैं बात करूं तो उन्होंने क्या कहा कि कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए। तो जितने भी आपके स्कूल है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल है आपके, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या फिर लोकल अथॉरिटी स्कूल्स हैं या फिर प्राइवेट एडेड स्कूल हैं, ये कैसे होने चाहिए? कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए। इनमें जो क्या कंटेंट इनमें पढ़ाया जाता है वो कंटेंट एक जैसा होना चाहिए, इनका सिलेबस वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने बताया कि कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, और नेक्स्ट क्या रिकमेंडेशन इन्होंने? एजुकेशन नीड टू बी ब्रॉट इनटू क्लोजर रिलेशनशिप विद वर्क एंड वोकेशनलाइजेशन एट द सेकेंडरी स्टेज। इन्होंने ये क्या कहा? सेकेंडरी स्टेजेस पे, ठीक है, यानी कि +1 +2 की 10th 9th 10th +1 +2 में क्या होना चाहिए भाई? वोकेशनलाइज जो कोर्सेज होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। वोकेशनल कोर्सेज कौन कौन से होते हैं? मैंने पहले भी आपको बताया था पिछली बार, जैसे कि आपका ITES है, ITES होता है आपका, ठीक है, जिसमें आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज दी जाती है। ठीक है, या आपका जैसे कि ऑटोमोबाइल होता है, ऑटोमोबाइल, ठीक है, कुछ एक स्कूल्स होते हैं हमारे जहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। तो इन स्कूल को जो ये, और इलेक्ट्रॉनिक, जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, ठीक है, जो वोकेशनल एजुकेशन है ये दी जानी चाहिए बच्चों को। ठीक है, ताकि वो क्या कर सकें, तो मतलब जो ओके वेट अ मिनट, ताकि वो क्या कर सकें, जो वोकेशनल एजुकेशन करेगी, क्या करेगी, ये उनको अपने जो सराउंडिंग है उसके बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगी उनके। ठीक है, सोसाइटी के साथ एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में ये वोकेशनल एजुकेशन हेल्प करेगी उनकी। और क्या रिकमेंड किया उन्होंने? साइंस एंड मैथमेटिक्स शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन टिल द एंड ऑफ द स्कूल स्टेज। तो जो ये साइंस और मैथमेटिक्स है, ये एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, ये कंपलसरी होना चाहिए भाई। ठीक है, जब तक बच्चा एक स्कूल में है तो साइंस एंड मैथमेटिक्स उसको पढ़ाई जानी चाहिए। स्पेशल एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। उन्होंने क्या कहा? इन्होंने भी कहा, देखो, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री पे की एजुकेशन पे, इस तरह की एग्रीकल्चर एजुकेशन और इंडस्ट्रियल एजुकेशन बच्चों में को दी जाए, ताकि लोगों को एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन दी जाए। ठीक है, इस पे उन्होंने फोकस करने को कहा। देयर शुड बी एटलीस्ट वन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन एवरी स्टेट। कम से कम भाई एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हर स्टेट में होनी चाहिए। ये किसकी रिकमेंडेशन थी? ये भी किसकी रिकमेंडेशन है? हमारी। ठीक है, जो ये पॉलिसी है हमारे, इन्हीं पॉलिसी के अंडर ये भी कहा गया हमारा। ठीक है, कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं। कोठारी कमीशन जो था, उन्होंने क्या कहा था? इन्होंने एडॉप्ट करने को कहा था 10+2+3 पैटर्न। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले जिस पैटर्न को हम फॉलो करते थे वो था 10+2+3 वाला। ठीक है, ये 10+2+3 वाला जो पैटर्न था
ये कौन सी कमीशन की रिकमेंडेशन थी? कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन थी। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब जितने भी ये रिकमेंडेशन यहाँ पे कोठारी कमीशन में दी जा रही हैं, इनको इनमें से बहुत सी जो रिकमेंडेशन है उनको अडॉप्ट किया जाएगा जब न्यू नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ऑफ 1968 आएगी। उसमें ये बहुत सी जो रिकमेंडेशन है उनको अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो 10+2+3 वाला पैटर्न है, ये भी कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन थी उस समय। ठीक है, द हायर सेकेंडरी स्टेज ऑफ 2 years बीइंग लोकेटेड इन स्कूल कॉलेज बट और बोथ अकॉर्डिंग टू द लोकल कंडीशन। ये भी देखो क्या कह रहा है कि जो हायर सेकेंडरी स्टेज है, यानी कि जो +2 वाली है, 10th तक तो बच्चा स्कूल में ही होगा, लेकिन जो जब +1 +2 होगी, उसकी +1 और +2 होगी, ये कहाँ हो सकती है? इधर ये कॉलेज में हो सकती है और ये स्कूल में हो सकती है। ठीक है, और ये स्कूल में हो सकती है। डिपेंड करता है कि वहाँ की कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या स्कूल में वो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको +1 +2 पढ़ाने वाला, तो वो स्कूल में पढ़ेंगे, अदरवाइज उनको कॉलेज में ये जो हायर स्कूल वाली जो एजुकेशन है +1 +2 वाली वहाँ दी जाएगी। ठीक है, ये उनकी रिकमेंडेशन थी। इसके अलावा क्या रिकमेंड किया उन्होंने? ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि कम से कम भाई 6% खर्च होना चाहिए किसका? नेशनल इनकम का, यानी कि जितनी इंडिया की जीडीपी है, जीडीपी का 6% हमें कहाँ खर्च करना है? एजुकेशन पे खर्च करना है। ठीक है, अब मुझे जो ये कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन है, ठीक है, आज की डेट में कितना खर्च किया जाता है? आज की डेट में 2.9% या फिर 3% के आसपास खर्च किया जाता है एजुकेशन पर, जबकि रिकमेंडेशन क्या कहती है? उन्होंने क्या रिकमेंड किया था कि 6%, मिनिमम ऑफ 6% ऑफ जीडीपी खर्च होना चाहिए एजुकेशन के ऊपर। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है अभी 2020 वाली है, ठीक है, एनपी 2020 जो हमारी है, इसमें भी कितना कहा गया है? 6% ऑफ जीडीपी को खर्च करना है हमें। 6% ऑफ जीडीपी हमें कहाँ पे खर्च होनी चाहिए? एजुकेशन के ऊपर हमारी खर्च होनी चाहिए। ठीक है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी कहा है हमारी। ओके, अब द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज इन अ ईयर शुड इंक्रीज अबाउट 234। इंस्ट्रक्शनल डेज का मतलब कि भाई कितने दिनों में बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाए, तो उन्होंने क्या कहा कि कम से कम 234 दिनों में इंस्ट्रक्शनल डेज होने चाहिए। ठीक है, फॉर स्कूल्स एंड 216 फॉर कॉलेज। 234 दिन स्कूल्स के लिए और 216 इंस्ट्रक्शनल डेज कहाँ होने चाहिए? कॉलेजेस में होने चाहिए, कॉलेजेस एंड प्री प्राइमरी स्कूल्स में। ठीक है, एंड नॉर्मल रिटायरमेंट एज कितनी होनी चाहिए? 60 साल होनी चाहिए। ठीक है, और कोई प्रोविजन भी होना चाहिए इसका 65 तक, मतलब 65 साल। यदि कहीं ज़रूरत है, मतलब कि मान लो कि भाई यदि हमें ज़रूरत पड़ती है टीचर्स की, तो उस केस में क्या होना चाहिए कि जो 60 साल की जो एज है उसको अप टू 65 साल भी किया जा सकता है रिटायरमेंट वाली, प्रोवाइडेड द कंडीशन दैट कि जो टीचर है उसकी मेंटल हेल्थ ठीक है, ठीक है, फिजिकली फिट है वो और मेंटल हेल्थ उसकी ठीक है, तो उसकी रिटायरमेंट की एज को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ये रिकमेंडेशन थी उसकी। अब कितनी रिकमेंडेशन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1960 में ली जाएगी इनमें से, वो फिर आगे डिपेंड करेगा, लेकिन कमेटी ने क्या क्या रिकमेंड किया वो सारी चीजें यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट रिकमेंडेशन क्या बोल रहा है ये? द क्रिएशन ऑफ इंडियन एजुकेशन service is a step in the right direction and the organized on a proper lines such service would help to progress the education। इन्होंने क्या कहा कि नेशनल एजुकेशन सर्विस होनी चाहिए। जैसे आप आज क्या देखते हैं, आज हम देखते हैं आईएएस, देखते हैं हम आईएएस ऑल इंडिया सर्विस है, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गया, इंडियन पुलिस सर्विसेज हो गया, तो इस तरह से एक और सर्विस हमारी होनी चाहिए, इंडियन एजुकेशन सर्विस, आईईएस, इंडियन एजुकेशन सर्विसेज होनी चाहिए, जो क्या करेगी? एजुकेशन को प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगी, किस तरह से उनको प्रोग्रेस करना है, कैसी कैसी पॉलिसीज उसके लिए बनानी है। तो ये रिकमेंडेशन थी किसकी? हमारे कोठारी कमीशन की। ठीक है, कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विसेज होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या रिकमेंड किया इन्होंने रिकमेंड किया बेस्ड ऑन एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेशन, अ नॉन स्टैट्यूटरी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन वाज फॉर्म्ड इन 1973। अब देखो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीटीई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी फुल फॉर्म भी आपको अच्छे से याद करनी है। एनसीटीई की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, ये और ये कब फॉर्म हुआ? 1973 में। 1973 में फॉर्म हुआ एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, और किसकी रिकमेंडेशन थी? ये भी कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन किसकी रिकमेंडेशन के बाद इस्टेब्लिश किया गया और ये कब इस्टेब्लिश किया गया? 1973 में इस्टेब्लिश किया गया और कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन पे इस्टेब्लिश किया गया। इट लेड स्ट्रेस ऑन द वुमेन एजुकेशन, वुमेन के एजुकेशन पे भी इसने क्या किया? स्ट्रेस किया कि वुमेन को भी एजुकेशन हमें
प्रोवाइड करवानी है। सो कोठारी कमीशन के बाद आया नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, ठीक है। तो ये जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी NPE 1968, जो हमारी ये क्या थी, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, जो कोठारी कमीशन की कुछ एक रिकमेंडेशन थी उनके बेसिस पे इस पॉलिसी को तैयार किया गया। तो इस पॉलिसी के कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स थे कि क्या क्या गोल्स हैं, कुछ गोल सेट किए कि कैसे कैसे एजुकेशन होनी चाहिए इंडिया में, ठीक है। तो उनमें से कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स थे। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था कि बच्चों को 14 साल तक के बच्चों को हमें एक कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। तो देखिए कोठारी कमीशन क्या कह रहा था, कोठारी कमीशन कह रहा था कि हमें आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ एक स्टेप्स उठाने हैं। आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि हमें कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बच्चों को अप टू द एज ऑफ 14, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे, तो उसी के तहत यहाँ पे क्या कर दिया गया, कंपल्सरी प्रोविजन कर दिए गए कि 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन कंपल्सरी कर दी गई। तो सेकंड रिकमेंडेशन क्या थी, बेटर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स, ठीक है। बेटर ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर को बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, और उनकी क्वालिफिकेशन को और बेटर करना, ये भी इसकी सेकंड रिकमेंडेशन थी। उसके बाद थर्ड रिकमेंडेशन क्या किया उसने, 3 लैंग्वेज फार्मूला शुड बी इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफिशियली 3 लैंग्वेज फार्मूला इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि भाई 3 लैंग्वेज फार्मूला। देखिए सबसे पहले हमें राधाकृष्णन कमीशन भी 3 लैंग्वेज फार्मूले की बात कर रहा था और कोठारी कमीशन भी 3 लैंग्वेज फार्मूले की बात कर रहा था। ये रिकमेंडेशंस थी, लेकिन उन रिकमेंडेशंस को यहाँ पे मान लिया गया, जो इंक्लूड किया गया नेशनल पॉलिसी में। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला 1968 की जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी उसमें इंक्लूड किया गया, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट टाइम, ठीक है। 3 लैंग्वेज फार्मूला इन विच अ स्टूडेंट एट द सेकेंडरी लेवल शुड नो हिंदी। सेकेंडरी लेवल तक उसको जब वो होगा सेकेंडरी लेवल पे तो उसको हिंदी आनी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, तीनों लैंग्वेज उसको आनी चाहिए, ठीक है। द लैंग्वेज संस्कृत हैज बीन included as an optional subject at secondary level। तो इसी में क्या कर दिया गया, जो संस्कृत को है एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। तो देखिए हम क्या करते हैं 9th और 10th में क्या करते हैं, संस्कृत को एज एन ऑप्शनल पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट हमारे पास होता है। तो ये कौन सी स्टेज है हमारी, सेकेंडरी स्टेज पे हम क्या करते हैं, संस्कृत को पढ़ते हैं। तो 11th और 12th क्या होती है हमारी, सीनियर सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। तो 11th एंड 12th हमारी सीनियर सेकेंडरी स्टेज है। तो इसमें क्या किया गया, सेकेंडरी स्टेज पे संस्कृत को, ठीक है, लैंग्वेज को भी इंट्रोड्यूस करने किया गया, ठीक है। ये भी इसमें एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया गया। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 ऑल्सो इंक्लूड इंक्रीज एजुकेशन स्पेंडिंग, एजुकेशनल स्पेंडिंग को इंक्रीज करके 6% ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। इसने कहा कि हमें 6% ऑफ नेशनल इनकम यानी कि अब GDP का 6% हमें खर्च करना है, ठीक है, किस पे, एजुकेशन के ऊपर। तो ये किसकी रिकमेंडेशन थी, पहली बात तो कोठारी कमीशन ये रिकमेंड कर रहा था कि हमें एटलीस्ट 6% तो खर्च करना ही करना है, किस पे, एजुकेशन पे, ठीक है। एजुकेशन पे हमें 6% तो खर्च करना ही करना है। तो इस रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट किया गया इस पॉलिसी के अंडर, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट रिकमेंडेशन क्या थी, नेक्स्ट जो इसके ऑब्जेक्टिव थे, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है, अंडर दिस पॉलिसी एवरी चाइल्ड ऑफ द कंट्री शुड गेट एजुकेशन, ठीक है, कि भाई सभी बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रीजन और वेदर द केस में भी, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, मतलब सभी को इक्वली हमें क्या करना है, अप टू द एज ऑफ 14 एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर रहेगा, किस जो एजुकेशन प्रोवाइड करने का जो स्ट्रक्चर रहेगा, 10+2+3 वाला पैटर्न फॉलो किया जाएगा, ठीक है। ये 10+2+3 वाला पैटर्न भी किसका रिकमेंडेशन थी जी, कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन थी, जिसको यहाँ पे मान लिया गया और इसी बेसिस पे क्या किया गया, इंप्लीमेंट कर दिया गया, 10+2+3 वाला पैटर्न किया गया। तो इसमें हमने क्या किया, इस वीडियो में हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस वाले जो कुछ एक कमीशंस थे उनको हमने पढ़ा। स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने देखिए, अगर थोड़ा सा मैं यदि रिवाइज करूं, चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करने की यदि मैं कोशिश करूं, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यूनिवर्सिटी कमीशन पढ़ा, ठीक है। स्टार्टिंग में कब आया यूनिवर्सिटी कमीशन, जिसको हमने राधाकृष्णन कमीशन कहा 1948 में, ठीक है। तो इसकी हमने कुछ एक रिकमेंडेशंस पढ़ी, ठीक है, रिकमेंडेशंस पढ़ी हमने कुछ एक, जिसमें इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने जोर दिया, किस बात पे जोर दिया, नॉलेज को डेवलप करने और क्रिटिकल थिंकिंग पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया कि भाई रादर देन एग्जामिनेशन पास करने के
के से बेटर है कि हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करें, ठीक है, एक नॉलेज को डेवलप करने के ऊपर जोर दिया, ठीक है। और रूरल जो यूनिवर्सिटीज़ है उनको ओपन करने का भी रिकमेंडेशन किसने दी? राधाकृष्णन कमीशन ने। मॉरल एजुकेशन को हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है, ये भी किसने कहा था? राधाकृष्णन कमीशन ने कहा था, ठीक है। और 3 लैंग्वेज वाली जो बात की थी स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में भी इन्होंने की थी, ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में, ठीक है। और क्या इन्होंने कहा था? और इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी बहुत इंपॉर्टेंट, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाली, ठीक है, कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक ओपन हमें करना है, ठीक है। तो यूजीसी का भी आइडिया किसका था? राधाकृष्णन कमीशन का था। उसके बाद हमने मूव किया आगे, तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया 1952 में, और इसे हम क्या कहते हैं? मुदालिर कमीशन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुदालिर कमीशन इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो इसने किसकी बात की? सेकेंडरी एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए उस पर ज्यादा बात की मुदालिर ने, ठीक है। इट्स सैलेंट, कुछ एक रिकमेंडेशन हमने इसकी भी पढ़ी, जिसमें से कुछ एक रिकमेंडेशंस क्या थी कि इंटरमीडिएट क्लास को एबॉलिश किया जाए, इंटरमीडिएट यानी कि +1 +2 को एबॉलिश किया जाए, ठीक है, और इनको मर्ज कर दिया जाए। +2 को इन्होंने मर्ज करने की बात की, कॉलेज के साथ मर्ज कर दो, और +1 को हाई स्कूल के साथ मर्ज कर दो, ठीक है। और मल्टीपर्पज स्कूल ओपन करने की बात की गई इन्होंने, कि मल्टी एग्रीकल्चर स्कूल होने चाहिए हमारे पास, टेक्निकल स्कूल होने चाहिए हमारे पास, कॉमर्शियल स्कूल्स ओपन करने की इन्होंने बात की, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा कि भाई हमें एग्रीकल्चरल एजुकेशन को प्रोवाइड करना है। कहाँ पे? रूरल जो हमारे इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों में क्या करना है? हमें एग्रीकल्चरल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। एजुकेशन और एग्रीकल्चरल एजुकेशन के साथ साथ हमें हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पे भी फोकस करने की जरूरत है, ये भी उन्होंने कहा था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उसके बाद उन्होंने कहा कि टेक्निकल स्कूल हमें सेटअप करने हैं, ठीक है, सेटअप करने की भी बात उन्होंने कही। और उन्होंने क्या कहा कि भाई इंडस्ट्रियल एजुकेशन सेस की उन्होंने बात की कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे कुछ एक टैक्स लगा दिया जाएगा, जिस टैक्स जो वहाँ से टैक्स कलेक्ट होगा उससे हम क्या करेंगे? टेक्निकल एजुकेशन को की डेवलपमेंट के लिए उस टैक्स का हम यूज़ करेंगे। और उन्होंने क्या कहा कि गर्ल्स स्कूल जहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्टेट गवर्नमेंट को, गर्ल्स स्कूल खोलने चाहिए। और 3 लैंग्वेज इनका की बात इन्होंने भी की कि 3 लैंग्वेज हमें, एक जो स्टूडेंट है उसको कम से कम 3 लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। सेकेंडरी लेवल स्टेज पे जब होगा कम से कम 3 लैंग्वेज को जानता हो, जिसमें कि हिंदी लैंग्वेज है वो लिंक का काम करेंगी दोनों में, रीजनल लैंग्वेज में और इंग्लिश के बीच में, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कोठारी कमीशन की, जो 1964 में स्टैब्लिश हुआ, और 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया। दौलत सिंह कोठारी क्या थे? इसके कमीशन के प्रेसिडेंट थे, यानी कि कमीशन के अध्यक्ष थे। तो ये इसकी जो रिकमेंडेशन होगी उनका जो कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन थी उनको इंक्लूड किया गया फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट हमारी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 को बनेगी, उसमें इनकी रिकमेंडेशंस को वहाँ पे भी इनकी रिकमेंडेशंस पर भी वो पॉलिसी जो है तैयार की गई, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई आर्टिकल 45 को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ करना है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा कि वोकेशनलाइजेशन होनी चाहिए कहाँ पे? सेकेंडरी स्टेज पे, मतलब 9-10 के बाद क्या होना चाहिए? 9-10 +1 +2 में आपको वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करवा दी जानी चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन क्या करती है? सोसाइटी में सर्वाइव करने में आपको हेल्प करती है, जैसे कि आपको की कुछ जैसे कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड करा दी जाए, मान लो ऑटोमोबाइल रिपेयर करने की एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स की आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवा दी जाए। तो इस तरह की जो वोकेशनल एजुकेशन है आपको वो प्रोवाइड करवा दी जाए, तो ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने किसकी बात की कि साइंस और मैथमेटिक्स, जब तक आप स्कूल स्टेज में हैं, स्कूल स्टेज में जब तक भी आप है तब तक साइंस और मैथमेटिक्स को आपके लिए कंपल्सरी कर दिया जाए, ठीक है। इस पर भी उन्होंने बात की। और 10+2+3 वाले पैटर्न की भी उन्होंने बात की, ठीक है। इस तरह से भी उन्होंने क्या किया? बात की। उन्होंने कहा कि एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कम से कम हर स्टेट में एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। और उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी कि एटलीस्ट हमें 6% ऑफ अपनी GDP का खर्च करना है। कहाँ पे खर्च करना है? एजुकेशन के ऊपर खर्च करना है। और साथ ही साथ कितने 234 घंटे हमें कम से कम जो हमारा स्कूल है उसमें 234 घंटे की इंस्ट्रक्शन कम से कम दी जानी चाहिए एक साल में, 234 डेज में इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए। वैसे ही प्री प्राइमरी स्कूल्स और जो कॉलेजेस हैं उनमें कम से कम 216 दिन की जो हमारी इंस्ट्रक्शंस दी जानी चाहिए, ठीक है। और फिर उन्होंने रिटायरमेंट एज की बात की, 60 से होनी चाहिए एक टीचर की रिटायरमेंट एज, इसको अप टू 65 भी किया जा सकता है यदि वो मेंटली और फिजिकली फिट है तो, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि एक रिकमेंडेशन और दी थी कि इंडियन एजुकेशन सर्विसेज होनी चाहिए, ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं उन्हीं बेसिस पे, जैसे हमारे पास आज भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं,
जैसे कि IAS है, IPS है, उसी बेसिस पे हमारे पास एक इंडियन एजुकेशन सर्विस भी होनी चाहिए जो कि एजुकेशन को प्रोग्रेस करने के लिए कुछ काम करती रहे। और उन्होंने क्या कहा कि एक कमीशन को इस्टेब्लिश करने की एक नॉन स्टैट्यूटरी कमीशन भी उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर इस्टेब्लिश किया गया, जिसके हम कहते हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अब नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब ये है कि उसको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, यानी कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास करके उस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया, कानून में उस इंस्टीट्यूशन का जिक्र नहीं है। तो यदि कानून में जिस भी इंस्टीट्यूशन जिसका भी जिक्र में कानून में मिलता है, ठीक है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। जिसका जिक्र हमें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता उसे हम कहते हैं नॉन स्टैट्यूटरी, ठीक है। तो इसका जिक्र ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से लाया गया था, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, किस तरह की बॉडी है ये, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, ठीक है। NCTE, इसी की रिकमेंडेशन पे NCTE स्टैब्लिश हुआ 1973 में, और वुमेन एजुकेशन पे इसने स्ट्रेस दिया। तो इन्हीं की यही कुछ एक कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशंस थी जिनको आगे जाके मान लिया गया, आगे जाके अडॉप्ट किया गया, जो हमारी फर्स्ट एजुकेशन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई 1968 में। तो ये कुछ एक हमने देखा आफ्टर इंडिपेंडेंस, कुछ एक एजुकेशनल पॉलिसी के बारे में हमने इस वीडियो में जाना। तो इससे पहले की प्री इंडिपेंडेंस वाली यदि आपने नहीं देखी है एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर वीडियो, तो वो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ PDF के लिए मैं आपको बता दिया कि टेलीग्राम चैनल आपने फॉलो करना है। इसके बाद मुझे लगता है कि 1 या 2 वीडियो और आएंगी जिसमें हम एजुकेशन पॉलिसी को डिस्कस करेंगे, और उसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, MCQ बेसिस पे क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करते हैं, जल्द ही हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।